बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं लिपिड्स के बारे में, और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। आज का जो लेक्चर है वो डाइजेशन के बारे में है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट आर लिपिड्स। वो कंपाउंड्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स शामिल होते हैं। इसमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शामिल हैं जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, और इसमें बाज़ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो एम्फीफिलिक होते हैं, यानी ऐसी नेचर होती है उनकी कि उनका एक सिरा पोलर होता है और दूसरा नॉन पोलर होता है। यानी एक सिरा तो वाटर में सॉल्युबल है, दूसरा सिरा उसका वाटर में इनसॉल्युबल होता है। लिपिड्स जो है वो हमारे बॉडी के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारी खुराक में जो फैट की कंटेंट होती है उस फैट में से 95% ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, और उसके अलावा जो बाकी 5% है उसमें कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स, फास्फोलिपिड्स और अनएस्टिफाइड फैटी एसिड्स शामिल होते हैं। लिपिड्स हमें मुख्तलिफ एनिमल और प्लांट सोर्सेज से हासिल होते हैं। मसलन एनिमल सोर्सेज में हमें ये मीट, बटर, घी, फिश और एग्स वगैरह से हासिल होते हैं, जबकि वेजिटेबल सोर्सेज में शामिल हैं कुकिंग ऑयल्स, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल और दूसरे वेजिटेबल सोर्सेज के फैट्स। अब आते हैं लिपिड की इंट्रोडक्शन के बाद हमारे आज का जो टॉपिक है डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले स्टडी करते हैं कि हमारे मुंह में लिपिड्स की डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम है और वो किस तरह एक्शन करता है। हमारे मुंह में जो एंजाइम है लिपिड्स के लिए वो है लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल जो है वो जबान के लिए एक टर्म है, यूज होता है, इसीलिए इस लाइपेज को लिंगुअल लाइपेज कहा जाता है। इस लाइपेज का फंक्शन क्या है? ये ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल्स जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनकी ये हाइड्रोलिसिस करता है, यानी उनके साथ जो फैटी एसिड्स अटैच होते हैं ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स के साथ, उनको तोड़ने में हेल्प करते हैं। ये किस कार्बन पे अटैक करते हैं? कार्बन नंबर 3 पे। यानी जो ग्लिसरॉल होता है वो 3 कार्बन का बना होता है और तीनों के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, और तीनों के साथ फिर जो ईस्टर बॉन्ड बनाए होते हैं फैटी एसिड्स, तो उसमें से जो तीसरे नंबर पे कार्बन पे फैटी एसिड अटैच होता है उसकी हाइड्रोलिसिस करता है, ये उस पे अटैक करता है। अच्छा, ये SN3 स्टीरियो स्पेसिफिक नंबरिंग से ये एब्रीवेटेड है। S मींस स्टीरियो स्पेसिफिक और N मींस नंबरिंग, और 3 जो है ये मतलब कार्बन नंबर है। तो ये खासकर ये जो लिपिड्स वगैरह हैं, ग्लिसरॉल वगैरह, इसके लिए ये नंबरिंग खासकर यूज होती है। तो इसके लिए अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो गूगल करें इसको कि स्टीरियो स्पेसिफिक नंबरिंग क्यों जो है लिपिड्स और ग्लिसरॉल के लिए खासकर इस्तेमाल होता है। अच्छा, जब ये कार्बन नंबर 3 पे अटैक करेगा और फैटी एसिड को वहां से काट देगा, रिमूव करेगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? वो रह जाएगा 1,2 डाइइसाइल ग्लिसरॉल, यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 दोनों पे अब फैटी एसिड रह जाता है, तीसरे से रिमूव हो जाता है। तो जो तीसरे से रिमूव हो जाता है वो हमारे पास फ्री फैटी एसिड आ जाता है। जैसे कि मैंने अब आपको बताया कि इस एंजाइम को लिंगुअल लाइपेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो एंजाइम है ये टंग के डोर्सल सरफेस से रिलीज होता है, इसीलिए इसको लिंगुअल लाइपेज कहा जाता है। ये किस पीएच पे एक्टिव रहता है? 2 से लेकर 75 पीएच तक। अच्छा, जब आप खुराक मुंह में लेते हैं तो इसकी फौरन डाइजेशन मुंह में स्टार्ट हो जाती है लिपिड्स की, लेकिन चूंकि हम बहुत जल्दी उसको निगल लेते हैं तो स्टमक तक जाते जाते उस दौरान भी अपना जो लाइपेज है लिंगुअल, वो अपना एक्शन कंटिन्यू रखे होते हैं। अगर ये कोई ऐसा फैटी एसिड्स हो जो ये काट रहा है, जिसका साइज छोटा हो, कम नंबर ऑफ कार्बन उसमें हो, तो वो आसानी से डायरेक्टली फिर जाके स्टमक में एब्जॉर्ब भी हो जाता है। अब स्टमक में इसकी डाइजेशन कैसे होती है और वहां पे क्या क्या चीजें इसके लिए मौजूद होती हैं? स्टमक में इसके लिए जो एंजाइम मौजूद है वो है गैस्ट्रिक लाइपेज। तो ये दूसरा लाइपेज हो गया। इसका जो ऑप्टिमम पीएच है जिस पे ये रिएक्शन कर सकता है वो है 7.5। अगर इससे पीएच कम हो जाए तो फिर ये प्रॉपरली कैटालिसिस नहीं कर सकता। जैसे कि हमें पता है कि स्टमक में ऑलरेडी पीएच जो है वो कम होता है, तो जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी वहां पे कम होती है और वो लेस इफेक्टिव होता है। इसकी एक्टिविटी के लिए जो मेटल आयन रिक्वायर्ड है वो है कैल्शियम आयन, और ये किन फैटी एसिड्स के लिए इफेक्टिव है? शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड्स के लिए। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन।
सबसे ज्यादा जो डाइजेशन होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये मेजर साइट है। इसमें सबसे पहले हम थोड़े से वो कंपोनेंट्स का जिक्र करते हैं कि कौन कौन सी एंजाइम्स और कौन सी दूसरी हार्मोन्स वगैरह यहाँ पे मौजूद होते हैं फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करने के लिए। सबसे पहले है पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस में ये मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स होते हैं। एक है पेंक्रियाटिक लाइपेज, ये तीसरा लाइपेज हो गया। पहला था लिंगुअल लाइपेज, दूसरा गैस्ट्रिक लाइपेज और ये तीसरा लाइपेज है पेंक्रियाटिक लाइपेज। पेंक्रियाटिक लाइपेज के अलावा यहाँ पे एक और एंजाइम होता है इसमें, फास्फोलाइपेज A2। तीसरा एंजाइम है कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज। इमल्सिफाइंग एजेंट यहाँ पे एक होता है वो है बाइल सॉल्ट्स। हम एक आगे वाले स्लाइड में प्रॉपरली इमल्सिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि बाइल सॉल्ट्स क्या है और इमल्सिफिकेशन क्या चीज़ है और ये किस तरह फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तीसरे हैं हार्मोन्स इंटेस्टाइन में, वो हैं सिक्रेटिन, खोलेसिस्टोकाइनिन और पैंक्रियोजाइमिन। पैंक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट करने के लिए दो ये चीजें हैं जो कि उसको स्टिमुलेट करती हैं ताकि वो रिलीज हो जाए। एक तो है एसिडिक गैस्ट्रिक कंटेंट ड्यूडिनम में जो मौजूद होता है, और दूसरा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन। ये जब सिक्रीट होते हैं तो ये पैंक्रियाटिक जूस को भी स्टिमुलेट कर देते हैं। अब पैंक्रियाटिक जूस में जो कंटेंट है उसकी तरफ दोबारा आते हैं। एक हो गया, मैंने जिक्र किया पैंक्रियाटिक लाइपेज। ये क्या करता है, जैसे कि पहले हमने जिक्र किया कि लिंगुअल लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज और ये पैंक्रियाटिक लाइपेज, ये तीनों ट्राइग्लिसराइड्स को डाइजेस्ट करते हैं। उसके लिए हाइड्रोलिसिस करते हैं, उससे जो फैटी एसिड्स होते हैं ग्लिसरॉल से वो काट देते हैं। दूसरा है फास्फोलाइपेज A2। ये फास्फोलिपिड्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जिसमें फास्फेट ग्रुप होता है, ऐसे लिपिड्स। कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज ये एक तीसरा एंजाइम है जो कि पैंक्रियाटिक जूस में मौजूद होता है। ये कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, अब पैंक्रियाटिक जो लाइपेज है ये दो कार्बन से वो काट सकता है फैटी एसिड। एक है कार्बन नंबर 1 और एक है कार्बन नंबर 3। इसकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को ये कैटालाइज कर सकता है। और जो पोजीशन नंबर 2 पे है, दरमियान में जो फैटी एसिड है, उसके हाइड्रोलिसिस को ये कैटालाइज नहीं कर सकता। चूंकि पहले मैंने आपको बताया कि ये 1 और 3 को काटता है, तो सबसे पहले ये एक फैटी एसिड को रिमूव कर देगा, तो जो कंपोनेंट रह जाएगा वो होगा 1,2 डाइग्लिसराइड। उसके बाद वो पहले नंबर पे जो मौजूद है उस फैटी एसिड को भी ये रिमूव कर देगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 मोनोग्लिसराइड। ये मोनोग्लिसराइड का मतलब है कि सिर्फ एक फैटी एसिड होगा, और 2 का मतलब है कि कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच्ड होगा। कार्बन 1 और 3 से ये दोनों फैटी एसिड को ये वाला लाइपेज काट देगा और हमारे पास सिर्फ दूसरे कार्बन पे रह जाएगा, तो उसको हम कहेंगे 2 मोनोग्लिसराइड। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन हो गई तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। इसी तरह इधर वाटर की एडिशन हो गई, ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया, और इसमें लाइपेज एंजाइम जो है पैंक्रियाटिक वाला वो हेल्प कर रहा है, और हमारे पास ये वाला लिपिड रह जाता है 2 मोनोग्लिसराइड। व्हाट हैपेंस टू द सेंट्रल फैटी एसिड, जो 2 नंबर कार्बन पे है, उसके साथ क्या होता है? द लास्ट फैटी एसिड एट द सेंटर दैट इज लिंक्ड बाय सेकेंडरी ईस्टर ग्रुप, देयरफॉर इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बाय पैंक्रियाटिक लाइपेज। ये इसकी रीजन बयान कर रहे हैं। तो 2 मोनो इसाइल ग्लिसरॉल जो है वो उसको पहले कन्वर्ट होना होता है 1 मोनोग्लिसरॉल में। एक एंजाइम है जिसे आइसोमरेज एंजाइम कहा जाता है, वो क्या करता है कि वो कार्बन नंबर 2 से पहले इसको उठा के कार्बन नंबर 1 पे ले आता है, इस फैटी एसिड को। बाद में पैंक्रियाटिक लाइपेज आके उसको भी हाइड्रोलाइज करता है, क्योंकि हमें पता है कि पैंक्रियाटिक लाइपेज कार्बन नंबर 1 की पोजीशन पे इसको आसानी से हाइड्रोलाइज कर सकता है। तो आइसोमरेज एंजाइम इसके लिए जरूरी है ताकि वो उसको आइसोमर बनाए। अब आते हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन थे उसके काम की तरफ। सबसे पहले है सिक्रेटिन। मैंने इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ कलर्स के साथ हाईलाइट भी किया है ताकि आपको इसको उसके फंक्शन के बारे में मेमोराइज करने में आसानी हो। इट इंक्रीजेज द सिक्रीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड कंपोनेंट्स ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। क्या काम करता है ये पैंक्रियाटिक जूस के इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड कंपोनेंट्स को सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है सिक्रीटिन यानी सिक्रीशन। ये ECR इलेक्ट्रोलाइट्स, सिक्रिट यानी सिक्रीशन, ECR या ये रेड वाला E इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, और I को आप कह सकते हैं फ्लूइड। तो इसको ये सिक्रीट करने में हेल्प करता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें इलेक्ट्रोलाइट के लफ्ज को जरा इसके साथ कंपेयर करें, यहाँ पे ये E लिखा हुआ है, इधर E है, ठीक है, ये ब्लू कलर में C है तो दूसरे नंबर पे C इसमें मौजूद है, और ये तीसरा R ये भी इधर मौजूद है, और ये T ये यहाँ पे मौजूद है। तो ECRT इलेक्ट्रोलाइट
यहाँ पे आप सिक्रेटिन और इलेक्ट्रोलाइट का लफ्ज देख के कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट को रिलीज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट एंजाइम है हमारे पास पैंक्रोजाइमिन। ये क्या स्टिमुलेट करता है? ये पैंक्रियाटिक एंजाइम की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। जरा इस लफ्ज पे गौर करें, पैंक्रियाटिक एंजाइम। यहाँ पे आप देखें पैंक्रियाटिक एंजाइम में हमारे पास पैंक्री और इधर भी पैंक्री का लफ्ज मौजूद है। आगे देखें जाइम और इधर भी जाइम है, तो पैंक्रियाटिक एंजाइम पैंक्रियोजाइमिन, यानी ये पैंक्रियाटिक एंजाइम को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास खोलीसिस्टोकाइनिन। इट कॉजेज द कंट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर एंड डिस्चार्जेस द बाइल। तो लिहाजा ये बाइल को डिस्चार्ज करने में हेल्प करता है और गॉल ब्लैडर को कंट्रैक्शन के नतीजे में। यहाँ पे इस लफ्ज पे गौर करें, कॉन्ट्रैक्शन ब्लैडर, और आगे सिस्ट भी लिखा हुआ है, तो CO इधर CO इसमें भी मौजूद है, और सिस्ट देखें, ब्लैडर को सिस्ट कहा जाता है। तो आप सिस्ट के लफ्ज से और CO के लफ्ज से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि खोलेसिस्टोकाइनिन यानी सिस्ट ब्लैडर, ब्लैडर को CO यानी कॉन्ट्रैक्ट करने में ये हेल्प करता है। तो ये जस्ट एक निमोनिक मैंने बनाया है जिसके जरिए से आप इसके फंक्शन को आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हिपेटोक्रिनिन। इट स्टिमुलेट्स मोर बाइल फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है बाइल के, डिस्चार्ज को नहीं, फॉर्मेशन को। और इस लफ्ज पे गौर करें, लिवर पे, लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है और हिपेटो का लफ्ज लिवर के लिए इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा हिपेटोक्रिनिन यानी ये लिवर के जो कंटेंट है ना बाइल, वहां पे जो बनता है उसको ये रिलीज करने में हेल्प करता है। अब आते हैं इमल्सिफिकेशन कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है। सबसे पहले इमल्सिफिकेशन है क्या चीज? इमल्सिफिकेशन का मतलब यह है कि अगर आपके पास फैट का एक बड़ा ग्लोब्यूल है, बड़ा वो है पार्टिकल है, तो उसको अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दें तो उसे इमल्शन ड्रॉपलेट्स कहा जाता है और इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। आप लोगों ने कभी ऑयल को पानी में डाला है? जब आप ऑयल को पानी में डालते हैं तो ऑयल पानी की सरफेस पे तैरता है। अब इस तरह करें कि उस बोतल, जिस बोतल में आपने इन दोनों को डाला है, उसको शेक करें जोर से। जैसे ही आप जोर जोर से उसको शेक करेंगे तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में जो बन जाते हैं उस सोल्यूशन में, जब आप बोतल को शेक करते हैं तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का बनना, ये इमल्सिफिकेशन कहलाता है। और हमारे बॉडी में एक ऐसा सोल्यूशन मौजूद है इसके लिए, फैट्स को इमल्सिफाई करने के लिए या उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तकसीम करने के लिए। तो उसमें जो सबसे बड़ा किरदार अदा करता है वो हमारा लिवर है, और बाइल जो प्रोड्यूस होता है वहां पे वो इसमें किरदार अदा करता है। हमें पता है कि लिपिड जो है वो हाइड्रोफोबिक हैं, तो लिहाजा हाइड्रोफोबिक चीज तो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है ना। तो एक्वेस एनवायरनमेंट में ये इजीली सॉल्युबल नहीं है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम है लाइपेज, वो वाटर सॉल्युबल है और फैट वाटर सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, अगर ये बड़ा ग्लोब्यूल हो फैट का तो ये एंजाइम जाके सिर्फ उसकी सरफेस पे एक्शन करेगा, वहां पे रिएक्शन कैटालाइज करेगा, जबकि डीप इनसाइड वो नहीं जा सकता उस फैट ग्लोब्यूल में। तो अब जब ये नहीं जा सकता तो इसके लिए जरूरी है कि उसके बड़े ड्रॉपलेट ऑफ ऑयल को छोटे छोटे ज़रात में तकसीम किया जाए ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। सरफेस एरिया इंक्रीज करने से ये डाइजेशन फिर ज्यादा तेज हो जाता है। तो लिहाजा इमल्सिफिकेशन कैन ग्रेटली हेल्प इन डाइजेशन। अब ये काम करता कौन है? ये है बाइल सॉल्ट्स। अब आते हैं बाइल सॉल्ट्स की तरफ। बाइल सॉल्ट्स में बाइल एसिड्स मौजूद होते हैं, ठीक है, उनका बना होता है। और कौन कौन से होते हैं? खोलिक एसिड, कीनोडिऑक्सीखोलिक एसिड, और इसके अलावा कुछ और भी हैं इसमें शामिल हैं जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखे हैं। बाइल सॉल्ट्स जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द पैंक्रियाटिक लाइपेज के लिए जरूरी है। यही बाइल सॉल्ट्स इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करते हैं। बाइल सॉल्ट्स बनते कहाँ पे हैं? लिवर में, गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं, और ये डेरिवेटिव्स हैं कोलेस्ट्रॉल के, यानी कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल से बनते हैं, वहां से डिराइव होते हैं। तो यहां तक हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स के बारे में बात करूंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।